देखो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, मतलब किस सिचुएशन पे लोग गुड्स को खरीदना गुड्स को मतलब परचेस करेगा किस टाइम पे, तो वो हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम कि कैसे इक्विलिब्रियम होगा। बट इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, प्राइस और मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने वाले हैं डिमांड और सप्लाई से, कि डिमांड और सप्लाई से इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम दिस इज द पॉइंट, मतलब एट दिस पॉइंट वेयर सप्लायर और परचेजर आर इक्वल, मतलब सप्लाई भी इक्वल होगा और परचेजर भी वहाँ पर एक क्वांटिटी में खरीद रहा है, मतलब दोनों का इक्वल एक बैलेंस होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक जो हम लोग मीनिंग डिस्कस करते थे सेम वही है। इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, ये लाइन जरूर बोलना, इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट इंक्रीज द प्राइस डिक्रीज द डिमांड, डिक्रीज द प्राइस इंक्रीज द डिमांड। ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग। मतलब जब अन्य बातें सामान्य रहने पर वस्तु का प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, अब प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाता है। कैसे कोई भी चीज़ का दाम कम होता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं, दाम बढ़ जाता है तो कम खरीदते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये लाइन जरूर बोलना एग्जाम में लिखना होगा, इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, अन्य बातें सामान्य रहने पर। अन्य बातें मतलब क्या हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी में अचानक चेंज हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा तो कैसे ज़्यादा दाम भी रहेगा तो लोग खरीदेगा। या मान लो अचानक कुछ पेंडेमिक आ गया, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, तो उस समय भी तो लोग खरीद ही रहा था, डिमांड बढ़ गया था, तो प्राइस तो ज़्यादा हो जाता है फिर भी डिमांड बढ़ गया। या मान लो मैरिज वगैरह का समय रहता है, शादी उदी किसी घर में, तो सोना का दाम महंगा हो गया फिर भी लेगा, स्पेशली हिंदू मैरिज में सोना जरूरी हो जाता है। तो उस पर्पज़ से ये सब को हम लोग बोलेंगे अन्य बात। या क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज कैसे, अभी जैसे विंटर आ गया तो वुलन ड्रेसेस का डिमांड बढ़ जाता है, तो प्राइस ज़्यादा है फिर भी बिक रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो मेनली। या पॉपुलेशन चेंज हो गया तो वो सब आ जाएगा अन्य बातें। तो फिलहाल लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग समझ में आ गया, अन्य बातें समान रहने पे वस्तु का प्राइस कम होगा तो बेसिकली डिमांड इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। तो उसके बेसिस पे देखो एक टेबल बना है, ये भी एग्जाम में तुम लोग को बनाना। देखो प्राइस 1 रुपया है, डिमांड 50 है, प्राइस जैसे जैसे देखो बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सेम फिट बैठा ना इसका रूल पे कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रहा है, और उल्टा देखोगे तो प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ जा रहा है। तो ये टेबल को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ₹1 then the demand is 50. If the price is increases 1 to 2 then the demand is decreases 50 to 40. If similarly the price is increases 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5 respectively their demand is decreases 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10. So on the basis of above table we can say that if other thing are constant increase the price, decrease the demand, decrease the price, increase the demand. मतलब जब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो डिमांड 50 है, मूल्य 1 से बढ़ के 2 रुपया हो जाता है तो डिमांड 50 से घटकर 40 हो जाता है। इसी प्रकार जब मूल्य 2 रुपया से बढ़कर 3 हो गया तो डिमांड 40 से घटकर 30 हो जाता है। यही लाइन को रिपीट करके लिख देना और लास्ट में फिर लॉ ऑफ डिमांड लिख देना। ठीक है, ये हो गया टेबल। अब इसके बेसिस पे एक ग्राफ प्रिपेयर होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का। तो सेम इसके बेसिस पे ही बना सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये ग्राफ। तो ये ग्राफ को पहले हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं बिना कोई वैल्यू का, ठीक है, डायरेक्ट बना दे रहे हैं ग्राफ को, वो वैल्यू से रिलेट नहीं कर रहे। इधर हो जाएगा बेसिकली OI में होता है प्राइस और इधर होता है कमोडिटी का डिमांड। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे OX क्या है डिमांड का, OI क्या है प्राइस का। तो एक पहले यहाँ पर बैलेंस लेना है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जैसे ये P एज्यूम किए और इसे एज्यूम किया Q, मतलब प्राइस OP है, डिमांड क्या है OQ, वही एक बैलेंस है। अब रूल हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड देखो फॉलो करेंगे। प्राइस इंक्रीज हो गया, देखो प्राइस इंक्रीज कर दिए, तो जनरली प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो डिमांड डिक्रीज हुआ, ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर हुआ मतलब बढ़ गया तो डिमांड यहाँ से कम हो गया, अंदर आ गया, तो इसको बोलेंगे P1, ये हो गया मेरा क्या Q1, ठीक है, Q साइड में। तो ये ऊपर हुआ मतलब बढ़ गया, तो ये इधर अंदर आ गया मतलब कम हो गया। अब फिर नेक्स्ट प्राइस मान लो कम करते हैं, ठीक है, देखो प्राइस अब कम कर रहे हैं तो देखो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। इस बार देखो प्राइस नीचे आ गया यानी P2, तो डिमांड जाके बढ़ गया, क्या हो गया Q2। तो देखो रूल्स के अकॉर्डिंग फिट बैठा ना ये।
प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया। और यहाँ से फिर एक लाइन बना देना सबको टच करते हुए, ठीक है। इसको बोलते हैं DD। DD मतलब डिमांड कर्व। अब इसको भी एग्जाम में एक्सप्लेन करना, देखो कैसे। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम, OX is the demand, quantity of demand, OY is the price of the quantity. If the price is OP, प्राइस जब OP है तो प्राइस जब OP था तो डिमांड क्या था शुरू में, OQ था। प्राइस OP से बढ़कर, ठीक है, OP से वो जब प्राइस OP1 हो गया तो डिमांड OQ से घटकर OQ1 हो गया। सिमिलरली द प्राइस इंक्रीजेज OP2 OP2, then the demand is increases OQ2 OQ2। थोड़ा समझो इसको अच्छे से। जब प्राइस OP है तो डिमांड OQ है। जब प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गया तो डिमांड OQ से घटकर OQ1 हो गया। जब प्राइस OP से घटकर OP2 हो गया तो प्राइस ये डिमांड OQ से बढ़कर OQ2 हो गया, जो वहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम, इफ द प्राइस इज OP, डिमांड इज OQ। प्राइस इज इंक्रीजेज OP2 OP1, देन द डिमांड इज डिक्रीजेज OQ2 OQ1। सिमिलरली द प्राइस इज डिक्रीजेज OP2 OP2, देन द डिमांड इज इंक्रीजेज OQ2 OQ2। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम एंड DD इज द डिमांड कर्व। DD को क्या बोलना है, डिमांड कर्व। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम वी कैन से दैट इंक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द डिमांड, डिक्रीज द प्राइस, इंक्रीज द डिमांड। मतलब ये ग्राफ को यहाँ पर सिंपल लाइन में एक्सप्लेन कर देना, एकदम सिंपल वे में। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ सप्लाई, इसी क्वेश्चन का आंसर में। और फिर लॉ ऑफ सप्लाई थोड़ा सुनना, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, फिर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अभी थोड़ा सा फिलहाल समझो अच्छे से, इसको अभी एक्सप्लेन करने का भी ये करेंगे। अब देखो सप्लाई, तो सप्लाई का देखो एकदम सिंपल एग्जांपल से ही तुम लोग क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। देखो इसी एग्जांपल को बस याद कर लो, इसको एग्जाम में ना बस एग्जांपल याद रख लो, लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो जाएगा। देखो डिमांड और सप्लाई। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है, सिंपल समझ, लॉ ऑफ सप्लाई समझो। इफ अदर थिंग आर कांस्टेंट, इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज द सप्लाई। अब उल्टा देखो, डिक्रीज द प्राइस, डिक्रीज द सप्लाई। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। मतलब ये रूल सेम डायरेक्शन का है। ये था उल्टा, मतलब प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गया, ठीक है, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। और इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन चलेगा। इंक्रीज हुआ प्राइस, सप्लाई भी इंक्रीज, डिक्रीज हुआ प्राइस, सप्लाई भी डिक्रीज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसका भी डायग्राम देख लो। ये लॉ ऑफ सप्लाई में जब क्वेश्चन में लॉ ऑफ सप्लाई बोल देगा तो ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी टेबल एक्सप्लेन करना। देखो अब इसका भी यूज करना है, मतलब इसको भी एक्सप्लेन करना कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी 1 देन द सप्लाई इज 10, इफ द प्राइस इंक्रीजेज 1 to 2 देन द सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजेज 10 to 20। सिमिलरली द प्राइस इंक्रीजेज 3 4 5 देयर सप्लाई 30 40 50 रेस्पेक्टिवली। मतलब सेम टेबल जो दिख रहा है ना उसको एक्सप्लेन कर देना। अब देखो इसका भी डायग्राम, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये P और ये Q, लेकिन इस बार Q क्या है, मेरा सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी है, ठीक है। और ये सेम प्राइस है। देखो अभी OP है प्राइस, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस OP है तो मेरा सप्लाई क्या है, OQ है, ठीक है। अब प्राइस देखो बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज होगा तो ये सप्लाई भी देखो इंक्रीज हो गया। ये OP1, ये हो गया OQ1। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हो गया। एकदम क्लियर, देखना आसान होगा। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम OP2 OP1 इज इक्वल टू OQ2 OQ1। मतलब OP से ये P1 बढ़ गया तो इधर P1 हो गया, तो इधर क्या हो गया, ये Q1 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, प्राइस अगर घट जाता है तो ये देखो प्राइस कम हो गया, तो देखो यहाँ पर सप्लाई भी कम हो गया, तो ये P2 तो ये हो गया Q2। तो फिर हम लोग लिखेंगे OP2 OP2 इज इक्वल टू OQ2 OQ2। मतलब सप्लाई अगर प्राइस अगर कम हो गया तो सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ से फिर एक लाइन बना देना, ये सारा कॉर्नर को टच करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे SS सप्लाई कर्व, DD डिमांड कर्व, SS सप्लाई कर्व।
और एक ध्यान से देखो दोनों में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, वाई डिमांड कर्व स्लोप टू द डाउनवर्ड, डिमांड कर्व नीचे क्यों आता है, देखो ये नीचे आ रहा है, बिकॉज प्राइस बढ़ता है वो कम होता है, तो ये रीज़न है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया। और सप्लाई क्या होता है, लेफ्ट होता है, वो राइट डाउनवर्ड, ये लेफ्ट डाउनवर्ड, तो दोनों का ध्यान रखना। अब जैसे टेबल एक्सप्लेन किया 3-4 लाइन में, ग्राफ एक्सप्लेन किया 3-4 लाइन में, फिर टेबल एक्सप्लेन किया 3-4 लाइन में, यहाँ भी ग्राफ एक्सप्लेन किया 3-4 लाइन। अब फाइनली हम लोग इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है। अब इस चेक को जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसका मेन टॉपिक, अब ये इक्विलिब्रियम कैसे होगा ध्यान से देखना। मतलब अभी हम करने वाले दोनों टेबल को मर्ज करने वाले और दोनों ग्राफ भी मर्ज होगा, तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा तो बोलना, क्योंकि अभी दोनों का टेबल मर्ज होगा। तो प्राइस यहाँ देखो लिख दिए, एक कॉलम हो गया मेरा डिमांड और एक कॉलम हो गया सप्लाई। तो जो उधर टेप बनाए थे हम लोग बस जब देखना सब वही सब रहेगा यहाँ पर। प्राइस था सिंपल 1 2 3 4 5, डिमांड 50 40 30 20 10, सप्लाई 10 20 30 40 50, जो उधर लिए थे देखो वही सब लिए। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम का रूल क्या है, वेयर जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा एक ही प्राइस पे, एक ही प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, उसी को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखो कौन सा प्राइस पे डिमांड सप्लाई इक्वल हुआ है, 3 रुपया पे, देखो ये, तो ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, टेबल से देखो निकल गया। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना तो दोनों टेबल को मिला के एक्सप्लेन कर देना, समझ में आया, इक्विलिब्रियम है इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करना, दोनों टेबल को मिलाकर 4-5 लाइन में एक्सप्लेन हो जाएगा कि जब व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी 1 देयर डिमांड इज 50 देयर सप्लाई इज 10, इफ द प्राइस इंक्रीजेज 1 to 2 देयर डिमांड डिक्रीजेज 50 to 40 बट द सप्लाई इज इंक्रीजेज 10 to 20, सिमिलरली द प्राइस इज इंक्रीजेज 2 3 4 5 देयर डिमांड इज डिक्रीजेज 30 20 10 बट देयर सप्लाई इज इंक्रीजेज 30 40 50. So on the basis of above table, this is the equilibrium point where the demand and supply are equal at a same price. That means 3 रुपया पे डिमांड और सप्लाई क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसका फिर एक ग्राफ भी बनेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना ग्राफ। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, देखो ग्राफ में थोड़ा समझना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ अभी क्या होगा, मर्ज होगा। ये तो पहले तो एक सिंपल बना लेते हैं जो बेसिक दिया हुआ है, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया है डिमांड एंड सप्लाई, दोनों इस बार आएगा, और यहाँ पर है प्राइस। तो देखो फिलहाल प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड का भी हम रूल फॉलो करें, डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो प्राइस P1 ये क्या हो गया Q1, ये ऐसे ही बना था ना, डिमांड का प्राइस इंक्रीज और डिमांड क्या हो गया डिक्रीज। अभी डिमांड फॉलो हो रहा है, अब प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया डिमांड है, देखो ये हो गया P2, तो ये हो गया Q2 हो गया। अभी लॉ ऑफ डिमांड बना, अब क्या बनेगा, लॉ ऑफ सप्लाई बनेगा। तो अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई बना रहे, इसी में लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या, सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसी पे मिला देते हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, उसी लाइन पे देखो मिला दिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर से जो हम लोग लाइन बनता है ये तो मेरा DD का होगा, ठीक है, लाइन थोड़ा सा कॉर्नर पूरा टच करना, ऐसा लाइन रखना, ठीक है। ये मेरा जैसे DD का हो गया, और यहाँ से जो बनेगा ये SS का बनेगा। अब ये जो यहाँ पर होगा इसी को बोलेंगे E, जहाँ पर देखो डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे E बराबर हुआ तो इसमें देखो दोनों बन गया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा दिखता है, तो इसको तुम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बना सकते हो, एकदम सिंपल में, ये Y ये X, जैसे ये P और ये Q, ठीक है, ये हो गया सप्लाई का और ये हो गया डिमांड का, ये सेंटर रखना, ठीक है।
ऐसे ही बना सकते हो इसके जगह पर। अगर ग्राफ नहीं मिलेगा हाँ नहीं, ग्राफ नहीं, डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे ही कॉपी में ही बनाना है तुम लोग को सारा। तो ये थोड़ा सा दिखने में लग रहा है कन्फ्यूजन, तो ऐसे बनाना। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये वाला डायग्राम है, ये दोनों क्या किए हैं, मैच कर दिए। तो जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये थोड़ा सा लाइन इधर दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आया है ना, क्योंकि वो ग्राफ में लाइन थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, स्केल से बना होगा तो परफेक्ट आता है। तो यही हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट। और फिर इसको क्या एक्सप्लेन कर देना थोड़ा, तो आराम से ये देखो 5 मार्क्स में ये 2.5 पेजेस का आंसर चला जाएगा, ये कर दो।